नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, हजारीबाग में एक भव्य रामनवमी समारोह का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी के नाम से वो समारोह मशहूर है। रामनवमी काफी चर्चा में रही, काफी भव्य आयोजन भी हुआ। क्या कहेंगे उसे लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो हजारीबाग के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि एक शानदार त्यौहार का उन्होंने समापन किया। हजारीबाग की रामनवमी विश्व में विख्यात रामनवमी है। पूरे हिंदुस्तान में बॉम्बे का अगर आप गणपति का उत्सव देख लीजिए, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो उसके बाद अगर किसी जुलूस का नंबर आता है तो वो हजारीबाग के रामनवमी का आता है। और इसको इंटरनेशनल रामनवमी भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो करके आज पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। इस बार की इसकी विशेष भव्यता थी कि जितने लोग इस बार उपस्थित हुए रामनवमी को मनाने के लिए सड़क पर जो उतरे, वो अपने आप में बड़ा आप कहिए तो बड़ा सुखद था। और महिलाओं की भी भागीदारी ज़बरदस्त रही। हम लोगों ने पूरे ज़िले में हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा जिलों का एक पार्ट में हम लोगों ने रामनवमी अटेंड किया। और महिलाओं की भागीदारी, विशेष करके जो पारंपरिक हथियार है उनका प्रदर्शन जो महिलाओं के द्वारा किया गया, वो बड़ा सराहनीय था। वो अपनी परंपरा की ओर लौट रही हैं, ये बड़ा खुशी का पल था हम लोग। ये रामनवमी अंतर्राष्ट्रीय रही और इसकी चर्चा भी खूब हुई, लेकिन चर्चा एक और वजह से हुई। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हजारीबाग सांसद महोदय अस्त्र शस्त्र बांटते नजर आए और इस तरह की तमाम बातें, कई आरोप लगाए गए। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तो सत्यता है कि हम लोगों ने पारंपरिक हथियार जो है, जो डंडा होता है, तलवार होता है, उसका वितरण किया और बहुत सालों से करते हैं। क्योंकि रामनवमी में अगर आप देखिएगा तो 105 साल का इतिहास है। इसमें लोग पारंपरिक अस्त्र शस्त्र खेलते हैं, उनका प्रदर्शन होता है, उनका शो होता है, लोग उसका अपना जो है एग्जिबिट करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको खेलते भी हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनिंदा मीडिया को अपना टीआरपी बढ़ाना रहता है, तो चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट करके अब दिल्ली में बैठ करके आप एक डिबेट छेड़िए जिसमें दिल्ली का आदमी हो, पटना का आदमी हो, जिसको कि कोई हजारीबाग से लेना देना नहीं हो, जो हजारीबाग के न तो कल्चर को समझता है, न यहाँ की परंपराओं को जानता है, उनके बीच में आप अगर अपना कमेंट्स लेते रहिए तो यही आएगा जो आया। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे और देखेंगे तो ये जो है परंपरा जो हमारी है, उस परंपरा के अनुरूप ही जो है रामनवमी में इसका वितरण भी किया गया और लोगों ने इसका जो है अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा खेल दिखाया भी। झारखंड में इन दिनों विस्थापन के मुद्दे को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आपने भी सदन में एनटीपीसी के विस्थापितों को लेकर आवाज उठाई और देखिए इसी दरमियान बोकारो में एक विस्थापित प्रेम महतो आंदोलन के दौरान वो शहीद भी हो गए। तो आप इस आंदोलन को या फिर विस्थापितों के जो उनका जो दर्द है उसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुखद है कि हजारे बोकारो में जो घटना घटी कि किसी का मौत हो गया। लेकिन विस्थापन को आपको समझना पड़ेगा कि विस्थापन अपने आप में इतना बड़ा दर्द है कि आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। एक गांव से विस्थापित जो लोग होकर के अगर अपने बगल के गांव में भी जाते हैं और वहां अगर पुनर्निवास करते हैं तो वहां भी उनको बाहरी ही कहा जाता है। तो आप कहिए कि आप अपने घर से निकाल दिए गए हैं, लेकिन दूसरे कहीं पर आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, मोरलेस ऐसा ही जो है आप मान के चल सकते हैं। विस्थापन का दर्द कि बड़ा मुश्किल से हम लोग अपने घर बनाते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपग्रेड करते हैं। अचानक आपको पता चलता है कि ये आपका अधिग्रहण होगा, उसके बाद एक नाप होता है, एक वैल्यूएशन लगता है। ये नाप भी गलत है, कई केसेस में वैल्यूएशन तो बिल्कुल अंडर वैल्यू है कि आप पक्के मकान का 900 साढ़े 900 रुपया देते हैं, जबकि एनटीपीसी खुद जो अभी मकान बनाती है उसका उनका अपना एस्टिमेट जो है इससे बहुत हायर है। तो देखिए, नियम अपने लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक के लिए जब वो करते हैं तो उसी का अंडर वैल्यू करते हैं। तो इस वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहिए। जो ज़मीन ले रहे हैं, जो 2016 में दे रहे थे वही पैसा आज भी दे रहे हैं। 16 से इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ गई। इनका जो कानून है कट ऑफ डेट का, वो बड़ा डिफेक्टिव है। आप अगर आज मेरे ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप
आज हमको जो आज की जो स्थिति है उसको आप कट ऑफ माने। आज जो हमारे यहाँ बच्चे 18 साल के हैं उनको आप विस्थापन के भुगतान के लिए एलिजिबल माने। अब आपने जो इस दिन आपने माइंस शुरू किया वो आपका कट ऑफ डेट है। आगे जो है फिर लोग असहाय हो जाते हैं। तो कई एक ऐसे नियम कानून है एनटीपीसी को जिसपे अब बदलाव की जरूरत है। अभी बहुत सारे माइंस उन्होंने एक्वायर किए हैं, बहुत सारे अभी भी कर रहे हैं। तो एक बार इसके पूरे नीति परिनीति को एक बार चर्चा करके और इसमें बदलाव की जरूरत है ताकि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, देखिए एनटीपीसी काबिज हो रही है, अपना बिजनेस कर रही है, वर्सेस लोग अपना जमीन छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो दोनों में इक्विटी जो लोग छोड़ रहे हैं उनके पक्ष में होना चाहिए, ना कि एनटीपीसी के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन उस प्रोटेक्शन का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, उस प्रोटेक्शन को लेकर के आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये अभी बातें जो है सामने आ रही हैं। आज रोजगार सृजन के मामले में अगर आप देखिएगा तो एनटीपीसी फुली मैकेनाइज्ड हो रही है। माइंस भी इनका मैकेनाइज्ड है, जो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी है वो कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से होगा। इनकी लोडिंग भी जो है वो भी जो है रैपिड लोडिंग सिस्टम के ये होगा। तो कोयला माइंस से मशीन के द्वारा माइनिंग होगा, मशीन के द्वारा चलते हुए सीधे रेक में चला जाएगा। अब जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे? अब एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है कि आज के दिन में पोल्यूशन का बर्डन भी कम करना है, मैकेनाइज भी करना है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को लेके भी चलता है और ऐसा पॉपुलेशन जो कि विस्थापित भी हुआ है उनको भी नौकरी से जोड़ने की ज़रूरत है। तो इन सभी नीतियों पर एनटीपीसी को एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं आग्रह आपके माध्यम से एनटीपीसी के लोगों से भी करूंगा कि भाई आपको आगे आकर के ये बात हम लोगों ने सदन में भी रखी है, मंत्री से भी मिलकर के ये बात हम लोग रखे भी हैं, आगे भी रखेंगे, लेकिन एनटीपीसी को एक कदम और आगे जा कर के अपनी नीतियों को चेंज करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को जो है वो राहत मिल सके। जो घाव उनको है विस्थापन का उसमें थोड़ा मरहम पट्टी हो सके। बिल्कुल, तो समीक्षा करने की जरूरत है। मनीष जी, झारखंड की पहचान आदिवासी स्टेट के तौर पर होती है कि यहाँ आदिवासी अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। देखिए, यहाँ सरहुल के दिन पिठौरिया में पाहन पे आदिवासी समुदाय के कई लोगों पर हमला हुआ, अभी तक आरोपी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी देखिए, सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी समुदाय का कहना है कि भाई जहाँ हम हजारों लोग जुटते हैं वहाँ आपने फ्लाईओवर बना दिया। तो इन चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। आप देखिए, सरस्वती पूजा में यहाँ पर पथराव हो रहा है, आपको गणेश चतुर्दशी में पथराव हुआ है, यज्ञ के जो कलश यात्रा होता है, नगर भ्रमण होता है, उसमें पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हुआ, विश्वकर्मा पूजा में पथराव हुआ, और अभी अभी की घटना है, अभी तुरंत जो है न्यूज़ आ रहा है कि हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में भी पुनः ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि एक यज्ञ का नगर भ्रमण चल रहा था, उस बीच में फिर से जो है जुलूस पर जो है पथराव किया गया, कुछ लोगों को जो है अज्ञात स्थान पर लेकर के गए हैं। तो प्रशासन की ये जो है कमजोरी, सरकार जो है एक समुदाय को खुश करने के लिए अन्य पर अत्याचार कर रही है, ये सिंपल है। ये कहती है कि हम आदिवासी की सरकार हैं, लेकिन उन पाहनों का जो आपने देखा होगा कि सरहुल ऐसे पर्व पे पहली बार आदिवासी समुदाय के लोगों पर जो है हमला किया गया और उनके पाहन का सर तोड़ दिया गया, और आज तक पुलिस कोई कार्रवाई उस पर नहीं कर पाई है। तो इस सरकार में केवल और केवल वोट का तुष्टीकरण हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हाशिए पर है। सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत है कि आज उनके द्वारा चुनी गई सरकार कितना उनके पक्ष में काम कर रही है। इसी तरह से झारखंड में वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह है कि हमारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। तो इस तरह का जो एक परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वक्फ के का जो प्रोटेस्ट हो रहा है किन किन राज्यों में हो रहा है? बंगाल नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट, झारखंड नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट, कर्नाटक
कांग्रेस शासित प्रदेश केरल जहाँ के लेफ्ट की सरकार है, तो उन्हीं सब राज्यों में हो रहा है जहाँ की एनडीए की सरकार नहीं है। ये क्लियरली पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये जो है प्रदर्शन है। हम सभी लोग जानते हैं कि वक्फ में संशोधन क्या हुआ है। आइए पहले समझते हैं कि वक्फ में संशोधन क्या हुआ है, तब आप इन प्रोटेस्ट को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये है क्या। वक्फ जो शब्द है वो धार्मिक डोनेशन को लेकर के, अगर हम कुछ दान करते हैं उसको वक्फ कहते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में अगर कोई दान हो तो उसको वक्फ कहा जाता है। तो ये वक्फ कई एक तरीके का है। कुछ लोग अपना देते हैं कि धर्म को बढ़ाने के लिए, कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ गरीब महिलाओं के लिए, कुछ विधवाओं के लिए। तो अलग अलग तरीके का वक्फ जो है वो क्रिएट होता है। अब आप नियम देखिए आज के दिन में कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को दान कर सकता है क्या? अभी का नियम है कि अगर कोई चीज विवादित है, कोई सरकारी चीज है, कुछ भी है, तो आप उसको बोल दीजिए कि ये वक्फ की संपत्ति है। सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया कि अगर आप दान उसी चीज को दे सकते हैं जो आपकी अपनी हो। ये सोचने का विषय है कि हम दान वही कर सकते हैं जो हमारा हो, जो विवादित हो या जो समाज का हो, वो चीज दान नहीं किया जा सकता। सरकार ने इतना ही अमेंडमेंट किया है कि कलेक्टर आपको सर्टिफिकेट देगा कि ये संपत्ति आपकी है, उसके बाद आप उसको दान कीजिए। आज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जाते हैं, सेल करते हैं, तो सरकार आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगती है, रजिस्ट्रार मांगता है LPC, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। वो यही चीज है, जब आप बेच रहे होते हैं तो भी आपको प्रमाणित करना रहता है कि ये आपकी चीज है। तो जब आप दान दे रहे होते हैं तो ये डेफिनेटली है, इसमें क्या गलत है? अब आप देखिए, एक कानून है 2013 में कांग्रेस लेकर के आई थी कि वक्फ का जो डिस्प्यूट है वो केवल वक्फ के ट्राइब्यूनल तक ही सीमित रहेगा। वक्फ का ट्राइब्यूनल उसको सुनेगा, उस पर जजमेंट देगा, और वो जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। उसका कोई भी अपील किसी भी अदालत में, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में नहीं किया जा सकेगा। अब बढ़िया बात आप देखिए कि वक्फ के ट्राइब्यूनल में कौन होता है? इन्हीं के लोग होते हैं। तो जो विक्टिम है उसी का, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है। भारत में ऐसा कोई कानून उपलब्ध है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं, संविधान सबको इक्वल राइट देता है। तो फिर ये राइट इनको कैसे मिल गया कि इनके जो आदेश है, वक्फ का बोर्ड का जो आदेश है, उसको अपील नहीं किया जा सकेगा? सरकार ने ये बहुत क्लैरिफाई किया कि हम वक्फ बिल में वक्फ को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन वक्फ का जो काउंसिल है, वक्फ जो बोर्ड है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, उसको बेटर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि अगर वो बेटर मॉनिटरिंग होगा तो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके हित में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम के गरीब महिलाएं हैं, उनके हित में, जो आज वक्फ माफिया जो काम कर रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। आज कहीं न कहीं इस पे कहा जा सकता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। देखिए, ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा। आप देख लीजिए पूरे देश में कौन से राज्य आगे आ रहे हैं। वही राज्य जहां पर कि नॉन एनडीए शासित गवर्नमेंट्स हैं वही आगे आ रहे हैं। आज देख, आप पथराव की भी स्थिति देख लीजिए, टकराव की भी स्थिति देख लीजिए। आज मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा राज्य जहां पथराव का टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई वो जम्मू कश्मीर था। आज जम्मू कश्मीर में पथराव नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिन तक वहां पर ये रहा, राष्ट्रपति शासन रहा। राष्ट्रपति शासन के माध्यम से भारत सरकार ने उस पर ये जो है लगाम कसा, और आज वो पथराव से बिल्कुल मुक्त हो गया है। लेकिन झारखंड में ये नई पद्धति शुरू हुई है, और कब खत्म होगी, सरकार कब जागृत होगी, ये हम लोग आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहेंगे। देखिए, हजारीबाग के केस में देखिए, एक रामनवमी के एक मंगला में पथराव होता है,
सरकार ढीली थी, प्रशासन ढीला था, पथराव हुआ, प्रशासन टाइट हुआ थोड़ा सा। रामनवमी में उसने कमर कसी, रामनवमी बिल्कुल पीसफुली जो है संपन्न हुआ। लेकिन सरकार को न्याय करने की जरूरत है, ना कि सरकार को पंचायती करने की जरूरत है। अब देखिए, कोई भी ये जो पथराव का केसेस होता है, इसमें देखिएगा कि एक समुदाय से 5 लोगों का नाम आएगा तो दूसरे समुदाय का भी 5 लोगों का नाम ये लोग ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब है कि दोनों पर आपने केस किया और तो दोषी तो कोई है नहीं। अगर एक समुदाय दोषी है तो उस पर आप केस कीजिए। मैं किसी एक समुदाय की वकालत नहीं कर रहा, जो भी समुदाय दोषी है उस समुदाय पर आप केस करिए और न्याय कीजिए, ताकि आगे ये जो समस्या है ये उत्पन्न नहीं हो। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, सरकार बनी, अब झारखंड के युवाओं को उम्मीद थी कि रोजगार को लेकर काम होगा, तो अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पा रही। जेपीएससी को अध्यक्ष मिल गया, लेकिन कैलेंडर जेपीएससी ने जारी नहीं किया। जेएसएससी ने जो परीक्षाएं ली हैं वो खुद विवादों में है, तो इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, अगर आप टेक्निकली देखिएगा तो सरकार के पास पैसा नहीं है कि नए नौकरियों में जिन लोगों को एम्प्लॉय करेगी इन लोगों को तनख्वाह दे सके। अभी जो टीचर्स की बहाली हुई है, 7 महीना हो गया इनको ज्वाइन किए हुए, मात्र 1 महीना का सैलरी जो है इनको दिया गया है। मैया सम्मान का भी यही हालत है। अब ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे। 4 महीना बीत गया, 4 महीना के जगह पर अभी तक इन्होंने 2 महीने का पैसा दिया है। और ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ का वित्तीय मैनेजमेंट जो है, जब तक आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप अपने जो रेवेन्यू के सोर्स हैं उनको इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक जो आप पे आउट्स कर रहे हैं उसमें आप आसानी से नहीं दे पाएंगे। आज देखिए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन महीनों से बाकी है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए चाहे आप सड़क का निर्माण में देख लीजिए, पुल पुलिया का निर्माण देख लीजिए, जल जीवन मिशन का जो है वो देख लीजिए, ये पूरे के पूरे काम ठप हैं। इसके बाद आप आइए कि जो पेंशनधारी हैं, कल हजारीबाग नगर निगम के लोग हमसे मिलने आए थे कि 6 महीना से जो है पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो भी अभी पेंडिंग है। तो इनका वित्तीय मैनेजमेंट पूरा का पूरा चरमरा गया है। ज़रूरत है कि आप काबिलियत से, एफिशिएंसी से जो है स्टेट को हैंडल कीजिए। केवल आप राजनीति करके और वोट का तुष्टीकरण के आप जीत तो सकते हैं, लेकिन एक स्टेट को अच्छे से गवर्न नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नेंस सीखना है तो पत्थरबाजी कैसे रुकती है ये कश्मीर से सीखिए, दंगा कैसे रोका जाता है ये अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सीखिए। तो ना तो आपके यहाँ पर दंगा होगा और ना तो आपके यहाँ पत्थरबाजी होगी। चलिए, हमें वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि अगर सुलझाया जाए इन तमाम समस्याओं का तो मुश्किल नहीं है, आसान हल इनके सामने है, लेकिन बस विजन के साथ काम करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।